चाहे लोग कुछ भी कहे, समाज कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आज ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि तुम्हारे बेटे ज्योति राव पर यह आरोप है कि उसने अपनी स्त्री को पढ़ाने में सहायता की। अगर मैं कोई निराधार की बात कर रहा हूँ तो वो सिद्ध कीजिए। मैं कोई निराधार और आधार को नहीं जानता। पृथ्वी और पंच महाभूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है, और उन प्राणियों में वो जीव श्रेष्ठ है जो बुद्धि से काम करते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सभी ब्रह्म व्याप्त है, इसीलिए ब्राह्मण का यह प्रथम कर्तव्य है कि सभी प्राणियों को अपना रूप समझे। सुनो गांव वालों, सुनो, आज सत्य की जीत हुई है, आज ज्योतिबा की जीत हुई है, आज सावित्री की जीत हुई है। सुनो गांव वालों, सुनो। अरे काव्या, आज ज्योतिबा ने पेशवा के विरुद्ध पहली लड़ाई जीत ली है। उन्होंने सबके सामने ये सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, शिक्षा पर स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार है, उतना ही हक है। हाँ काका, आज ज्योतिबा ने पेशवा को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने शास्त्रों के श्लोकों से पेशवा को पराजित कर दिया। दोनों की जय जयकार हो। जय ज्योतिबा, जय सावित्री। आज काका ज्योतिबा की इस बात पर से कितने खुश हो रहे हैं। उस समय ज्योतिबा के दोस्तों को कितनी ज्यादा खुशी हुई होगी। वाह ज्योति, आज मान गए तुम्हें। शिक्षा का अगर सही उपयोग किया है किसी ने तो तुमने। आज से तुमने यह सिद्ध कर दिया, ना कोई अंग्रेज ना कोई पेशवा। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है तो वह व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति होता है। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सच था, और झूठ तो अपने आप पराजित हो गया। ज्योति, निश्चित रूप से आज तुमने एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि पेशवा तुमसे हार गया है। बल्कि मुझे तो यह डर है कि तुमने एक नाग को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया है, और पेशवा जैसे लोग हारकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अगर नाग क्रोधित हो गया है तो ज्योति उस नाग का फन कुचलना जानता है। लेकिन इस नाग के हजारों फन हैं, कालिया नाग की तरह। हमारा ज्योति उस कन्हैया से कम है क्या? अरे मैंने एक झूठे ब्राह्मण को तर्कों से हरा क्या दिया, तुम लोग मुझे भगवान बनाए जा रहे हो। बस ज्योति, इन स्त्रियों के और पिछड़ों की जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, देखना एक दिन इन्हीं लोगों के लिए तुम भगवान साबित होगे। मुझे भगवान की यही अवधारणा बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी? यह यदा यदा धर्मस्य? हाँ वही। इसका अर्थ क्या है पता है? जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेंगे भगवान खुद अवतार लेंगे। इसका क्या मतलब होता है पता है? जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेंगे हमें वो सिर्फ अन्याय और पाप सहन करना है, उनके खिलाफ लड़ने की सोचना भी नहीं है। लेकिन ज्योति, तुम्हारे ये तीखे विचार अगर ब्राह्मणों को पता चल गया तो तुम संकट में पड़ जाओगे। अरे ब्राह्मणों के आस्था से तो अंग्रेज भी उलझ नहीं पाए, तो तुम क्यों उलझ रहे हो? मुझे ब्राह्मणों की आस्था से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के इन्हीं आस्था के कारण पिछड़े और स्त्रियां उनके गुलाम बन गए, और उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुझे इन्हीं पाखंडों को तोड़ना पड़ेगा। चलो मित्रों, चलता हूं। आपका उदाहरण अच्छा है किंतु सत्य नहीं। मुझे बताइए किस स्त्री ने शिक्षा प्राप्त करके समाज का नुकसान किया है? मैत्रेयी ने? गार्गी ने?
जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी, उन्होंने। आप अधूरी बात बोल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। ये भी तो कहिए, सर्वम स्वम ब्राह्मणस्य इदम यत्किंच जगति गतम श्रेष्ठे वेनाभिजनेनेदम सर्वम वै ब्राह्मणोरहति। पृथ्वी पर जो कुछ भी है सभी ब्रह्म व्याप्त है, जो कुछ भी है सभी ब्राह्मण का है। इसीलिए ब्राह्मण का यह प्रथम कर्तव्य है कि सभी प्राणियों को अपना रूप समझे। ज्योति, उसे तो मैंने बच्चा समझा था, लेकिन ये ज्वाला निकला। इस कुतर्की ने हमारे धर्म की ध्वजा को जला दिया। ऐसा कुतर्की तुम्हारे घर के बाजू में पल रहा था और तुमने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हम उसे बचपन से देख रहे हैं और रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, यहां तक कि उसकी शादी भी करवा दी ताकि वो पढ़ लिख ना सके। लेकिन न जाने कैसी आग है उस पिछड़े में जो हर घेरेबंदी को जलाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। उसने अंग्रेजी के साथ साथ अपने धर्म शास्त्रों का भी अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसलिए वो हमारे लिए अंग्रेजों से बढ़कर खतरनाक है। फिर इसे रोकने का उपाय क्या है? उसे सामने से तो रोक पाना असंभव है। ये वो ज्वालामुखी है जिसके भी सामने जाएगा उसे जला देगा। गलती तो मैंने की है जो उसे आमने सामने बहस करने के लिए बुला लिया। श्वान और ओछे मनुष्य के मुख नहीं लगते। लेकिन किसे पता था कि ऐसा ओछा मनुष्य आपके मुख लगने की हिम्मत करेगा? यही तो गलती मैंने की है, लेकिन अब उसका मुंह बंद करना होगा। लेकिन ये हम सच्चाई और ईमानदारी से नहीं कर सकते, इसलिए हमें साम दाम दंड भेद को अपनाना होगा। उसके घर में और कौन कौन है? उसकी पत्नी, कमजोर बाप और कोई विधवा औरत जो किसी अंग्रेज के यहां पर काम करती है। उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो ये सारा अपनी पत्नी के लिए कर रहा है। अपनी पत्नी को शिक्षित करने की लड़ाई वो लड़ रहा है। अगर उसके पत्नी के मन में ही अगर भय पैदा कर दिया जाए और वो पढ़ना लिखना छोड़ दे तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन ये हम करेंगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। जो कुछ भी करना है मैं कर लूंगा। सेठ जी अभी तक नहीं आए। पता नहीं पेशवा की पंचायत में क्या फैसला लिया होगा। सावित्री, सावित्री, आ गए आप?
क्या हुआ बताइए तो। सावित्री, हम जीत गए हैं, सत्य की जीत हुई है। क्या हुआ, पूरी बात तो बताइए। सावित्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि पेशवा ने किसी को दंड नहीं दिया। आपने ये खबर सुना के ना मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी, पता नहीं पेशवा ने क्या निर्णय लिया होगा। पता है, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है। वो पेशवा जिसके सामने कोई जबान नहीं खोल सकता था, आज आपने उसे हरा दिया। नहीं सावित्री, ये मैंने नहीं किया। ये लड़ाई तुमने जीती है, तुमने। मैंने? लेकिन मैं तो वहां पर थी भी नहीं। हाँ सावित्री, भले तुम वहां नहीं थी, लेकिन जब भी मैं पेशवा के सामने कोई तर्क रखता था, तुम्हारा चेहरा मेरे झट से सामने आ जाता था। और मुझे ऐसा होता था कि ये मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, स्त्रियों की लड़ाई लड़ रहा हूं। और सावित्री, एक बार मैं हार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे हारने दूंगा। तुम मेरा बल जो हो। अरे पेशवा को तो हारना ही था, हम दोनों साथ में जो थे और वो बेचारा अकेला। और सावित्री, एक बात बहुत अच्छी हो गई, स्त्री शिक्षा की सभी बातें पेशवा के सामने स्पष्ट हो गई। अब तुम्हें अहमदनगर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जल्द से जल्द नगर जाने की तैयारी कर लो। नहीं, मैं अहमदनगर नहीं जा सकती। क्यों सावित्री, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं अब बाबा को बताए बगैर कुछ नहीं कर सकती। हम लोग पहले भी उनसे बातें छुपाकर उनका इतना दिल दुखा चुके हैं, बस अब और नहीं। सावित्री, अगर बाबा ने मना कर दिया तो हम उन्हें मनाएंगे। सावित्री, बाबा नहीं माने तो? अच्छा, आप पेशवा को पराजित कर सकते हैं और बाबा को नहीं मना सकते। सावित्री, बाबा मेरे लिए पेशवा से भी बड़े हैं। मैं पेशवा के सामने तर्क वितर्क की बातें कर सकता हूं, लेकिन बाबा ऐसी भावुक बातें करते कि मैं कुछ बोल नहीं पाता। सावित्री, आप चिंता मत कीजिए, मुझे विश्वास है कि हम उन्हें मना लेंगे। सावित्री, एक गिलास पानी लाना। तो आजकल पढ़ाई के नाम पर धर्म की निंदा हो रही है यहां पर। ज्योति, तुम तरह सा पढ़ लिख क्या गए, अपने आप को महान समझने लगे। अगर तुम्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान होता तो स्त्री को शिक्षित करने की बात तुम कभी नहीं करते। लगता है आपको आपकी ही भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। तो लीजिए, आप ही की भाषा में उत्तर देता हूं। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमयन्ते। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, उसका आदर होता है, वहां देवता अपना निवास करते हैं। लेकिन यहां नारी की पूजा तो दूर, उसे शिक्षित करने से भी लोग डर रहे हैं। बाबा, आप मेरी पढ़ाई लिखाई क्यों छीन रहे हैं? तो इसमें झूठ क्या है? पढ़ लिखकर कौन सा तो पुरोहित बनने वाला है? कुछ बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना बाबा, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई जरूरी है। जब देखो तक हमेशा मेरे साथ में बहस करते रहता है। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा ज्योति। छोड़ माला, बाबा, छोड़ बाबा, सांगे तना, बाबा, छोड़, छोड़ सांगे तना, छोड़, बाबा, बाबा, चुप, बाबा, 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 राव दे बाबा, बाबा राव दे, छोड़ माला, सांगे तना, छोड़, बाबा, छोड़ माला, छोड़। बाबा, 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 पानी।
आज सेठ जी ने बहुत बड़ा काम किया है। हाँ सावित्री, एक तरफ से देखा जाए तो ज्योति ने आज वाकई में अच्छा काम किया। हम गांव निकाल के दंड से बच गए, लेकिन दूसरी ओर ज्योति ने बहुत गलत कार्य किया। गलत काम? भरी पंचायत में हमारे धर्म को उसने गलत सिद्ध कर दिया। भला अपने ही धर्म को गलत सिद्ध करना कौन सा महान कार्य होता है? बाबा, सेठ जी ने धर्म को गलत सिद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म की वो बातें सबके सामने रखी जो किसी को मालूम ही नहीं थी। उन्होंने तो धर्म के भीतर यह सिद्ध कर दिया कि लड़कियां भी शिक्षित हो सकती है। उल्टे सीधे तर्क वितर्क से तो कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। बाबा, अगर उनके तर्क उल्टे सीधे होते या कुछ गलत बात कही होती तो क्या पेशवा कभी अपनी हार मानते? बाबा, आपसे एक बात पूछनी थी। मैं अपनी आगे की शिक्षा के लिए अहमदनगर जाना चाहती हूँ। और मिशेल मैडम भी कह रही थी कि मेरी शिक्षा का तभी कोई मूल्य होगा। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने आज के समय के प्रकांड विद्वान खड़े, जाकर उसी से पूछ ले। बाबा, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, पर अपने बुजुर्गों से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। और मैंने निर्णय ले लिया कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं अहमदनगर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी शिक्षा अधूरी ही छोड़ दूंगी। मैं तो बस अपनी शिक्षा के द्वारा समाज में खुशियां लाना चाहती थी। और ऐसी शिक्षा का क्या मूल्य जो मेरे बाबा को ही दुखी कर दे। रुको, ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम्हारी पढ़ाई से मैं दुखी हो जाऊंगा? मैं ठहरा अनपढ़ व्यक्ति, शिक्षा के ज्ञान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शिक्षा का क्या महत्व है ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन आज ज्योति को पेशवा के दरबार में सुनकर ऐसा लगा कि हमें भी शिक्षा की जरूरत है। मेरे भीतर जो धर्म को लेकर डर है ना, वो शायद अशिक्षा के कारण ही है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली पीढ़ियां भी धर्म से डरे जिस तरह की मैं डर रहा हूं। और इसीलिए तुम अहमदनगर जाकर पढ़ाई कर सकती हो। बाबा, काव्या, बेटा, जब भी मैं इस नदी को देखता हूं
तो मुझे ऐसा लगता है ये नदी भी बिल्कुल सावित्री जैसी ही है, शांत और विस्तृत और गहरी और सदा आगे बढ़ने वाली। मुझे लगता है काव्या, अब तुम भी अच्छी तरह से सावित्री को समझने लगी हो। अच्छी तरह से या नहीं वो तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ कि उनको टकराव से ज्यादा संवाद पसंद था। बिल्कुल, क्योंकि वो मानती थी बड़ी बड़ी समस्या भी संवाद के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने अहमदनगर जाने की बड़ी समस्या को भी संवाद के माध्यम से ही सुलझाया था। उन्होंने ना सिर्फ गोविंदराव से इसकी अनुमति ले ली, बल्कि अपने शिक्षक होने की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। तो क्या उन्हें इस काम में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई? सावित्री बाई के मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं थी, और सबसे बड़ी बाधा पेशवा के लोग थे। रुकिए। कौन हो तुम? और तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारा रास्ता रोकने का? देखो बेचारी की हालत क्या हो गई है। अच्छा हो या बुरा, ये विधवा आश्रम ही तेरा घर है। सावित्री, इतनी घबराई हुई क्यों? अरे कुछ भी तो नहीं, आपको तो बस व्यर्थ ही आदत हो गई है मेरी चिंता करने की।